हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निम्बस आईएएस एकेडमी आपके लिए लेके आया है हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जामिनेशन की एनालिसिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2023 के प्रीलिम में जो हमारे पास पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक एक करके हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड तरीके से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज अबाउट आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 18 की अगर हम बात करें, सो इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रीलिम एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो क्या पूछा गया है, दो स्टेटमेंट हमारे पास दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो मतलब क्या है, देश का कोई भी निवासी, देश का कोई भी सिटीजन किसी भी बाहर की कंट्री से किसी भी तरीके का कोई भी टाइटल जो है वो एक्वायर कर सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फॉरेन की स्टेट से टाइटल एक्वायर करने के लिए आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो मतलब जो हमारी पहली स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट देखो, in Balaji Raghavan versus Indian Federation 1996 case, Supreme Court has announced that Padam Vibhushan, Padam Bhushan and Padam Shri is a title, but these awards violate right to equality। तो ये बोला गया है कि 1996 के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि ये जो हमारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं, पद्म विभूषण, पद्म श्री एंड पद्म भूषण, ये सारे के सारे क्या है, आर्टिकल 18 के टाइटल की कैटेगरी में कवर होते हैं और ये आर्टिकल 18 को वायलेट करते हैं। आर्टिकल 18 क्या बोलता है, इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ हेरिडिटरी टाइटल्स। तो यहाँ पे क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 18 में कुछ आपके पास टाइटल्स मेंशन किए गए हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने नाम के आगे या पीछे नहीं कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन अवार्ड्स को टाइटल की कैटेगरी में काउंट किया गया? तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। पूछा गया था कि कितनी और कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे हमारे पास ना तो पहली स्टेटमेंट सही ना दूसरी स्टेटमेंट सही, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू। तो इसकी डिस्कशन देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है। सबसे पहले याद रखो कि जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 18 का, उसमें कुछ टाइटल्स का जिक्र किया गया है जिसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 18 उसके यूज को। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे पास हैं, कुछ ऐसे भी हमारे पास डेजिग्नेशन या टाइटल्स है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं जो मेरिट बेस के ऊपर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एकेडमिक टाइटल्स एंड मिलिट्री टाइटल्स, ये मेरिट बेस पे मिलते हैं तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। सो दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 18। दूसरी चीज, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सारे अवार्ड्स भी मेरिट बेसिस के ऊपर दिए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या है, एक्सेप्शंस की कैटेगरी में काउंट होंगे। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बालाजी राघवन केस में बोली गई। तो ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है, इट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो मैंने आपको शुरू में बताया फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हर बार के प्रीलिम के लिए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। तो डीपीएसपीज के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड इनटू थ्री, दैट इज सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। देखो आपने जब लक्ष्मीकांत में डीपीएसपीज को पढ़ा होगा तो आपने वहां पे देखा होगा कि गांधीयन डीपीएसपीज होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं, लिबरल होते हैं। बट वहां पे एक चीज और मेंशन की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी डीपीएसपीज को इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया गया है। स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि क्लियरली डिवाइड किया गया है, बट ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ऐसी कोई भी कैटेगराइजेशन ऑफिशियली हमारे संविधान के अंदर नहीं लिखी हुई है, बट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स आप इनको तीन कैटेगरीज में अपनी समझ के लिए डिवाइड कर सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर आर्टिकल 43। तो हमारे पास डीपीएसपी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की प्रमोशन की बात करता है, और क्या वो आर्टिकल 43 के अंदर लिखा गया है, of the Indian Constitution is taken from Nehru's Objective Resolution of 1946। देखो सेकंड पार्ट अगर आपको स्टेटमेंट का पता नहीं भी है तो फर्स्ट पार्ट में लिख दिया आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 इसके बारे में बात नहीं करता, आर्टिकल 43B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। तो पहली भी इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, तो मतलब
दोनों की दोनों ही हमारी यहां पे क्या हो जाएंगी, आंसर हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हमारे संविधान के अंदर किसी भी तरीके की क्लासिफिकेशन डीपीएसपी की नहीं दी गई है, आपने याद रखना है। सेकंड चीज है 97th अमेंडमेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है। 97th अमेंडमेंट जो 2011 में हुई, इस अमेंडमेंट के तहत हमने आर्टिकल 43B को संविधान के अंदर डीपीएसपी वाले पार्ट 4 में ऐड किया, जो बात करती है प्रमोट द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की प्रमोशन की बात करता है आर्टिकल 43B ऑफ द डीपीएसपी, राइट। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दैट इज अबाउट इमरजेंसी। पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम इमरजेंसी के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356, मतलब प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी की यहां पे बात की जा रही है। गवर्नमेंट को डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट ओनली। तो ये बोला जा रहा है कि आर्टिकल 356 वाली जो इमरजेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट की वजह से लगाई जा सकती है और किसी कारणवश वो इमरजेंसी नहीं लग सकती। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल थ्रेट एक कारण हो सकता है, इकलौता नहीं, एक कारण हो सकता है नेशनल इमरजेंसी लगने का, ना कि स्टेट इमरजेंसी, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, राइट। सेकंड हमारे पास है, once an emergency is proclaimed, the federal distribution of power remains practically suspended and all the powers are concentrated in the hands of union government। तो ये बोला जा रहा है कि जब इमरजेंसी लगती है तो हमारे देश में जो डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वो सस्पेंड हो जाता है और सारी की सारी पावर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। तो हमारे नॉर्मल सिनेरियो में यही फेडरेशन गवर्नमेंट आपके पास फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आपको देखने को मिलती है, जिसमें क्या है, यूनियन गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है। जब ये फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट यूनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो जाता है, जिसमें सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास रहती है, उस स्टेट को हम क्या बोल देते हैं, स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो बिना किसी अमेंडमेंट के फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाता है यूनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो इमरजेंसी की, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 42nd अमेंडमेंट वाज आल्सो पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अगर आपको याद हो नेशनल इमरजेंसी के बारे में, तो 3 बार हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 1975 में लगाई गई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी दौरान 1976 में जाके 42nd अमेंडमेंट पास की गई है, जिसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट देखो, among the various changes made by 42nd amendment, one was the duration of the legislature in the country was extended from 5 to 7 years। तो ये बोला जा रहा है कि 42nd अमेंडमेंट में जो लोकसभा है, जो विधानसभाएं हैं, जो लेजिस्लेचर है, उनका जो टर्न्योर नॉर्मली 5 साल का रहता है उसको 7 साल किया गया था। तो क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, गलत हो जाएगी। पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। बड़ी ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, कई बार स्टेटमेंट में बंदा उलझ जाता है, तो बड़े ध्यान से कि क्या लिखा गया है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जब कब जाता है, नंबर 1 कि अगर गवर्नर के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भेजी जाए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जैसे वहां पे सरकार चलनी चाहिए थी वो नहीं चल पा रही है, वो रद्द हो चुकी है। सेकंड हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट तो है बट वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन नहीं चल रही है, तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों कारणों की वजह से आप क्या लगा सकते हो, प्रेसिडेंट रूल। और प्रेसिडेंट रूल जब किसी स्टेट में लगता है तो सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव की पावर है वो गवर्नर के हाथ में चली जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट रूल है, बट उनके बिहाफ के ऊपर गवर्नर ये सारी एग्जीक्यूटिव की पावर संभालता है। चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब खत्म हो जाते हैं। देन जब आपने इमरजेंसी लगानी है तो इमरजेंसी लगाने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल आपको चाहिए। देन इमरजेंसी अगर लग गई है तो कितने टाइम के लिए मैक्सिमम चलेगी? देखो, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई, 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, उसके बाद 6 महीने के लिए आपकी इमरजेंसी चलेगी एक बार में। 6 महीने खत्म होंगे, दोबारा से पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा, फिर 6 महीने खत्म हो गए, फिर अप्रूव करवाना पड़ेगा। ऐसे 6-6 महीने करते करते मैक्सिमम 3 साल आप किसी स्टेट में लगातार इमरजेंसी लगा सकते हो। और एट द एंड इमरजेंसी को जब हटाना होता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है और एक ऑर्डर इशू किया जाता है, बोल सकते हो, और ये इमरजेंसी हट जाती है। यहाँ पे किसी भी तरीके के पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी लगाने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल आपको चाहिए, इमरजेंसी हटाने के लिए किसी भी तरीके के पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो इसको आपने याद रखना है। तो ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 352, 356, 360 आपने बहुत ही अच्छे से याद करना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वही असेंबली जिसके द्वारा हमारे संविधान को लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटीज के ऊपर क्वेश्चन है। हमारे पास 5 कमेटीज दी गई हैं। लैंग्वेज कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। और पूछा गया है कि कौन इसका चेयरमैन था, चेयरपर्सन था। तो क्या ये करेक्टली मैच्ड है या नहीं? सबसे पहली चीज, लैंग्वेज कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे सत्यानारायण। तो मतलब पहली स्टेटमेंट तो करेक्टली मैच नहीं है। सेकंड, जो यूनियन पावर कमेटी है इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। मतलब पहली दोनों ही हमारे पास जो कमेटीज दी गई हैं वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। थर्ड देखो, माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी, करेक्टली मैच्ड है। फंडामेंटल राइट सब कमेटी के थे जे.बी. कृपलानी, ये भी करेक्टली मैच्ड है। देन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के थे वल्लभ भाई पटेल, ये भी करेक्टली मैच्ड है। तो पूछा गया है कि कितने करेक्टली मैच्ड हैं? तो मतलब 3, 4 एंड 5 तीन स्टेटमेंट हमारी करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे हमारे पास लक्ष्मीकांत के अंदर आपको एक लंबी लिस्ट दी गई है जिसमें आपके पास 8 मेजर कमेटीज एंड सेवरल माइनर कमेटीज दी गई हैं और उन कमेटीज के चेयरपर्सन दिए गए हैं, चेयरमैन दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद, देन फंडामेंटल राइट सब कमेटी के थे जे.बी. कृपलानी, देन स्टीयरिंग कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद, देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू एंड सो ऑन। इस लिस्ट को आपने रीड आउट करना है, याद करना है। क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दैट इज अबाउट बिल ऑफ राइट्स। तो मतलब इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है? द मोतीलाल नेहरू कमेटी प्रेजेंटेड अ बिल ऑफ राइट्स इन 1930। तो क्या 1930 में मोतीलाल नेहरू कमेटी के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के लिए एक बिल रखा गया था? बिल्कुल भी नहीं। मोतीलाल नेहरू कमेटी आपकी 1928 की, मोतीलाल नेहरू कमेटी ने फंडामेंटल राइट्स की बात की है। हालांकि उसके बाद हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की भी बात करते हैं जो कराची सेशन है जिसमें वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कुछ फंडामेंटल राइट्स रखे गए थे, लेकिन यहाँ पे भी 1928 में बात की गई थी, नॉट इन 1930। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। सेकंड देखो, अ बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड एंश्योर रेमेडी इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। तो ये बोला गया कि जो इंडिविजुअल के अधिकार होंगे उनको खारिज नहीं कर सकती है सरकार, सरकार उनकी वायलेशन भी नहीं कर सकती है, और अगर वायलेशन होती है तो सरकार को कुछ मौके प्रोवाइड करने पड़ेंगे इंडिविजुअल्स को कि वो कोर्ट में जा सकें और अपने फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट करवा सके, जैसे आज के टाइम पे हमारा आर्टिकल 32 बात करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट देखो, गवर्नमेंट कैन नॉट पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट। देखो, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ देखा होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनके ऊपर कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर सरकार लगा सकती है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं लगाई जा सकती। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। तो एक ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट बचती है, दैट इज सेकंड। पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? करेक्ट नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड 3 हमारी क्या हो जाएंगी?
इनकरेक्ट हो जाएंगी और डी हो जाएगा हमारा आंसर। ये करेक्ट इनकरेक्ट आपने बड़े ध्यान से देखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। देन मोतीलाल नेहरू कमेटी जो हमारे पास है ये 1928 की है। इसके द्वारा 19 फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था, जिसमें फॉर एग्जांपल इक्वल राइट्स की बात की गई फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, एंड साथ ही साथ नो स्टेट रिलीजन की बात की गई, मतलब सेकुलरिज्म की बात की जा रही है। इस चीज को आप हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो और यहाँ पॉलिटी में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पूछा जा रहा है। अ बिल पेंडिंग इन स्टेट लेजिस्लेचर शैल लैप्स बाय रीजन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस और हाउसेस देयरऑफ। तो ये बोला जा रहा है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा एंड विधान परिषद, विधानसभा एंड विधान परिषद के अंदर कोई भी बिल आपका पेंडिंग था और विधानसभा विधान परिषद का जो सेशन है वो खत्म हो जाता है, तो क्या वो पेंडिंग बिल अगले सेशन में जाएगा या फिर वहीं पे रद्द हो जाएगा? तो ये बोल रहे हैं कि वहीं पे रद्द हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। मान लो कि इनका फर्स्ट सेशन चल रहा है, साल का पहला सेशन चल रहा है बजट वाला, उसके बाद इसमें क्या कोई बिल रखा गया, यहाँ पे पास नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट सेशन में वो ट्रांसमिट हो जाएगा, अगले सेशन में उस बिल को डिस्कस कर लेंगे, बिल रद्द नहीं होगा। दोबारा से नए सिरे से आप बोल सकते हो बिल को रखने की जरूरत नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड देखो, अ बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल of state which has been passed by the legislative assembly shall lapses on the dissolution of the assembly। ये बोला जा रहा है कि विधान परिषद के अंदर कोई बिल अभी पेंडिंग है, जिसको क्या है विधानसभा ने पास कर दिया था, विधानसभा ने बिल पास किया, बिल पास करने के बाद उसको विधान परिषद के पास भेजा, विधान परिषद ने अभी बिल को पास नहीं किया है और उसी दौरान विधानसभा डिसॉल्व होगी, रद्द होगी, तो जिसने बिल पास करके भेजा था अगर वो सदन ही खत्म हो गया तो वो बिल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही बोल रही है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, a bill which is pending in the legislative assembly of the state or which have been passed by the legislative assembly is pending in the legislative council shall not lapse on the dissolution of the legislative assembly। ये बोल रहे हैं कि विधानसभा ने कोई बिल पास किया, बिल पास करने के बाद विधान परिषद में भेजा और विधान परिषद में अभी वो बिल पेंडिंग है, पास नहीं हुआ और विधानसभा जो है वो रद्द हो गई, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। ऊपर की स्टेटमेंट में हमने पढ़ा कि वो बिल लैप्स हो जाएगा, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट सही है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी और हमारे पास पूछी जा रही है करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 2। देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पॉलिटी के बिल्कुल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, डिटेल्स में जाके क्वेश्चन पूछे गए, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आप इन चीजों को पढ़ो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि किस किस सिनेरियो में बिल लैप्स होता है और कब बिल लैप्स नहीं होता। अगर सबसे पहले अगर हम देखें, अ बिल पेंडिंग इन असेंबली, असेंबली के अंदर कोई भी बिल पेंडिंग है तो वो बिल असेंबली के खत्म होते ही लैप्स हो जाएगा। जैसे ही असेंबली के 5 साल पूरे होते हैं या उससे पहले असेंबली रद्द होती है तो आपका बिल भी खत्म हो जाएगा अगर वो पेंडिंग है लेजिस्लेटिव असेंबली में। सेकेंड है, अ बिल पास्ड बाय असेंबली बट पेंडिंग इन द काउंसिल, असेंबली ने बिल पास किया बट अभी क्या है काउंसिल में पास नहीं हुआ, तो वो बिल भी क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको सेकंड स्टेटमेंट में बताया कि लैप्स हो जाएगा। थर्ड देखो, अ बिल पेंडिंग इन द काउंसिल बट नॉट पास्ड बाय द असेंबली, पेंडिंग इन द काउंसिल नॉट पास्ड बाय द असेंबली मतलब अभी तक वो बिल काउंसिल में ही है, असेंबली के पास आया ही नहीं, असेंबली वहां पे हो या ना हो बिल के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, तो बिल आपका लैप्स नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। जो लक्ष्मीकांत है उसमें आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में ये सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, वहां पे ये डिटेल्स आपके स्टेट लेजिस्लेचर के लिए नहीं दी गई हैं, बट सेम ही कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी, राइट। देन अ बिल पास्ड बाय असेंबली इन द यूनिकैमरल स्टेट or passed by both the houses in the bicameral state but pending assent of the governor or the president does not lapse। तो मान लो विधानसभा विधान परिषद दोनों ने बिल पास कर दिया, जब दोनों ने पास ही कर दिया बिल तो काम ही खत्म हो गया, उसके ऊपर अभी गवर्नर के सिग्नेचर होने हैं बट इन दोनों का काम तो खत्म हुआ, तो ये वहां पे असेंबली हो या ना हो मैटर नहीं करता, वो बिल लैप्स नहीं होगा। वो बिल के ऊपर अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर जिसके पास भी वो बिल भेजा जा रहा है उनका कंसेंट आ जाता है तो वो बिल एक्ट बन जाएगा।
देन अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट पेंडिंग फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सेम चीज होगी। हमें पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो बिल है वो गवर्नर जो है वो रिजर्व कर सकता है फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसेंट। तो अगर ऐसी चीज की गई है तो वहां पे बिल जो है आपका वो लैप्स नहीं होगा एंड सो ऑन। तो ये सारी कंडीशंस आपने पढ़ लेनी है एक बार। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज केस मे बी वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। क्वेश्चन किसके बारे में एक्चुअली इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट फंडामेंटल ड्यूटी है और कौन सी नहीं है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि अगर किसी का बच्चा, किसी पेरेंट या गार्डियन का बच्चा 6 से लेके 14 साल का है तो उस बच्चे को एजुकेशन के मौके प्रोवाइड करवाना उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट गार्डियन की, तो बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटी है। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी सही हो जाएगी। सेकंड देखो, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी होगी? बिल्कुल भी नहीं। फंडामेंटल ड्यूटी जो होती है वो होती है सिटीजन्स की। फंडामेंटल ड्यूटीज आर फॉर सिटीजन्स। कौन फॉलो करता है इसको? सिटीजन। कौन फुलफिल करता है? सिटीजन्स। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं हो सकती है। थर्ड देखो, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर। अच्छा, ये तो हमारे ऊपर लागू होता है ना कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्टेड रखें, जो फॉरेस्ट हैं, जो लेक्स हैं, इनको पोल्यूट ना करें, डिफॉरेस्टेशन ना करें, तो ऑटोमेटिकली ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारी है। देन टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, तो वायलेंस को अवॉइड करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। फिफ्थ देखो, टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर टू द पर्संस बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली पॉपुलेशन है उनको क्या करना? उनको प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं? सिटीजन्स प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये दोनों चीजें आपको डीपीएसपी में देखने को मिलेंगी। तो मतलब ओनली स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 यही हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बड़े ध्यान से पढ़ना है। 11 फंडामेंटल ड्यूटी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपको पार्ट 4A के अंदर, एक ही आर्टिकल है 51A, इसके अंदर लिखी हुई देखने को मिलेंगी। और इनको ऐड किया गया था सबसे पहले 10 फंडामेंटल जो ड्यूटी है इनको ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, आपने याद रखना है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई गई, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर 42nd अमेंडमेंट 1976 से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। और इसका आइडिया हमने कहां से लिया था? आइडिया हमने लिया था उस टाइम के यूएसएसआर से, या फिर आज का जो हमारे पास रशिया है। तो ये आपने याद रखना आइडिया कहां से आया है। तो यहाँ पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। एक और फंडामेंटल ड्यूटी, ये जो लास्ट वाली है कि जो पेरेंट एंड गार्डियन है वो अपने बच्चों को एजुकेशन के मौके प्रोवाइड करेंगे, ये 11th वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में याद रखते हो तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। एक चीज और याद रखना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिशिएबल होती हैं, मतलब अगर इसको कोई फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता है, सिंपल चीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज अबाउट, दो स्टेटमेंट दी गई है, असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन हमारे पास क्या बोल रहा है? फेडरलिज्म इन इंडिया इज इन रिसेंट ईयर मूविंग फ्रॉम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू बार्गेनिंग फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कोऑपरेट करके चल रही है। बार्गेनिंग मतलब एक दूसरे के साथ झपट में वो है अपनी पावर्स को लेके कि कौन सी पावर किसके हाथ में आनी चाहिए। तो ये चीज हमें हमारे देश में देखने को मिल रही है, सिंपल। सेकंड देखो, क्या इसका सही रीजन जो है वो नीचे दिया है कि नहीं? रेजुलरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन आर लाइंग विद सेंटर। जो रेजुलरी पावर्स होती हैं मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो क्या है ना तो स्टेट लिस्ट में मेंशन है ना कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही लॉ बनाता है, केंद्र सरकार ही लॉ बनाती है, बिल्कुल सही है। बट क्या ये ऊपर जो असर्शन दिया है उसका करेक्ट रीजन है? बिल्कुल भी नहीं।
कोई आपको बीच में रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आपने याद रखना है। एक आर्टिकल भी याद रखना जो रेजुलरी पावर के बारे में बात करता है, दैट इज आर्टिकल 248, जो बात करता है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ तो उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर केंद्र सरकार की रहेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, दो स्टेटमेंट दी गई है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिशिएबल इन द कोर्ट्स, मतलब फंडामेंटल राइट किसी के हार्म होंगे तो वो कोर्ट में जाके जस्टिस नहीं मांग सकता, कोर्ट में जाके एनफोर्समेंट के लिए केस नहीं कर सकता, नॉन जस्टिशिएबल है बोल सकते हो। बिल्कुल गलत है। अगर कोई अधिकार दिया गया है वो जस्टिशिएबल ही नहीं है तो फिर वो अधिकार ही नहीं है, सिंपल चीज है। सेकंड हमारे पास है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेड जस्टिशिएबल, तो ये जस्टिशिएबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ प्रिंसिपल्स हमारे पास दिए गए हैं और ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम लागू नहीं करवा सकते थे या फिर स्टेट के ऊपर नहीं थोप सकते थे किस टाइम पे, जब हमारा देश आजाद हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है 1950 में। उस टाइम पे हमारे देश में इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि इन सब प्रिंसिपल्स को हम फुलफिल कर पाते, तो फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए इनको एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिख दिया गया। तो ये नॉन जस्टिशिएबल है, जस्टिशिएबल नहीं है, तो मतलब क्या है, इसको उल्टा करके लिखा गया है। डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, गलत हो जाएंगी। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपने याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिशिएबल, राइट, इंपॉर्टेंट है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉट जस्टिशिएबल, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखो, दो स्टेटमेंट है। द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात की कि ये कुछ एरियाज हैं, कुछ प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और जिसको क्या है, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल सही है, केशवानंदा भारती केस में ही बोला गया था। सेकंड देखो, द इंडियन पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड होल कॉन्स्टिट्यूशन। ऊपर जब आपने बोल दिया कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते तो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास कैसे आ गई? तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। तो सी हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर में और भी कई चीजें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान में कहीं पे नहीं लिखा हुआ। रिसेंटली भी इसके ऊपर डिबेट चल रही थी, दोबारा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट हमें बताता है कि क्या क्या प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो उसमें हमारे पास फेडरल करेक्टर ऑफ पॉलिटी है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, तो ये सब कवर हो जाते हैं अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर। आपने लिस्ट को एक बार जरूर रीड आउट करना है कि क्या क्या चीजें प्रेजेंटली बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है। इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज अबाउट शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और पूछा गया कि किस शेड्यूल में क्या दिया गया है। फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो वो बात करता है द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज के बारे में, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। सेकंड शेड्यूल की बात करें तो ये बात करता है इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज ऑफ द जजेस, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनके बारे में। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन, राइट, जो ओथ है प्रेसिडेंट की एंड ऑल, वो यहाँ पे कवर की जाती है। फोर्थ में हमारे पास क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, की राज्यसभा की सीट्स किस तरीके से स्टेट्स एंड यूटीज में डिवाइड की जाएंगी। और फिफ्थ बात करता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो करेक्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट का होना चाहिए ए, सेकंड का ई, थर्ड का बी, तो आपके पास ये जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये शेड्यूल्स को याद करने की एक सिंपल ट्रिक है, आपने शायद पढ़ी भी होगी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से क्या है, फर्स्ट शेड्यूल दैट इज टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड स्टेट, देन सेकंड ई से क्या है, इमोल्यूमेंट्स, देन थर्ड ए से क्या है, अफर्मेशन एंड ओथ, देन फोर्थ राज्यसभा आ जाएगी आपकी फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ पे क्या है, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। सिक्स्थ पे क्या है, ओ से अदर ट्राइबल एरियाज, राइट। देन सेवन में क्या है हमारे पास, फेडरलिस्ट एंड सो ऑन।
ये 12 के 12 शेड्यूल आपको पता होने चाहिए और ये बहुत अच्छी ट्रिक है इन शेड्यूल्स को याद करने के लिए, लर्न करने के लिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज अबाउट कमेटीज ऑफ द पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कमेटीज के ऊपर। तो एस्टिमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, रूल कमेटी ऑफ लोकसभा है एंड डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटीज है। कितने कितने मेंबर्स हैं? एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से आते हैं। देन पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं जिसमें से 15 आते हैं लोकसभा से, 7 आते हैं राज्यसभा से। देन रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा में टोटल आपके पास 15 मेंबर होते हैं एंड डिपार्टमेंटल कमेटीज में 31 मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस तरीके से ऑप्शंस करेक्टली मैच कर रही हैं। तो ए का होना चाहिए सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का 3। तो हमारे पास जो ए है ये हमारा आंसर हो जाएगा। कमेटीज के बारे में जरूर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेट कमेटी में 30 के 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो हमारे पास है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में अगेन 15 जो है वो लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। जो आपकी मिनिस्ट्रियल या डिपार्टमेंटल कमेटीज होती है उसमें 31 मेंबर होते हैं, 21 लोकसभा से, 10 जो है वो राज्यसभा से। बाकी जो लोकसभा की पार्लियामेंट्री कमेटीज है उसमें 15-15 मेंबर्स रहेंगे। सेम फॉर राज्यसभा, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो इसमें अगर हम देखें आर्टिकल 265, 266, 267 एंड 263। आर्टिकल 265 बात करता है कि कोई भी टैक्स अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा नहीं लगाया जा सकता। 266 बात करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। 267 बात करता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की एंड 263 बात करता है इंटरस्टेट काउंसिल की। तो मतलब सारे करेक्टली मैच है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो ए हमारा क्या है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसको आपने याद रखना है। कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल है 266 क्लॉज 1, कंटिजेंसी फंड क्या है 267 क्लॉज 1 एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या है 266 क्लॉज 2। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगेन हमारे पास आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 243, 243 के है, 243 आई, 243 जेड डी एंड 243 जेड ई। तो मतलब ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 जेड जी जो है, जो आपको पार्ट 9 दैट इज पंचायत एंड पार्ट 9A दैट इज म्युनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल बॉडीज, वहां से पूछा गया है। तो अगर हम बात करें 243 के जो है ये बात करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, कि पंचायत के इलेक्शंस करवाने के लिए स्टेट लेवल पे एक इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा। 243 आई की बात करें तो ये बात करता है स्टेट लेवल पे फाइनेंस कमीशन की। 243 जेड डी की बात करें तो ये बात करता है कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, बिल्कुल सही है। 243 जेड ई की बात करें तो ये बात करता है कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। तो मतलब फर्स्ट का होना चाहिए सेकंड, फर्स्ट का होना चाहिए सेकंड, और एक ही आपके पास चारों ऑप्शंस में से है जहां पे फर्स्ट का सेकंड आ रहा है। तो यहां पे ये हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है क्योंकि कई बार क्या है, नीचे ऑप्शंस ही आपको इस तरीके से दी गई है। अगर आपको इतना भी पता है कि ए का जो है वो सेकंड वाला आना चाहिए, तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में देखो सिर्फ डी ही है जहां पे ए का सेकंड दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने मैच करना है इसको। और ये आर्टिकल्स हैं पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के, जिसको आपने याद रखना है, लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट अगेन आर्टिकल्स। आर्टिकल 61 बात करता है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की, आपने पढ़ा होगा, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 72 बात करता है पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जो माफी देने की पावर प्रेसिडेंट के पास रहती है। देन 54 बात करता है इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन वाले आर्टिकल के ऊपर एंड इंपीचमेंट वाले आर्टिकल के ऊपर। देन आर्टिकल 123 पावर देता है प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस इशू करने की, टेम्परेरी लॉ इशू करने की जब पार्लियामेंट एब्सेंट होगा। देन 76 जो है ये आपको जरूर पता होगा, इट टॉक्स अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सारे के सारे आर्टिकल्स करेक्टली मैच है। तो फर्स्ट का ए का 1 होना चाहिए, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ एंड ई का फिफ्थ। तो मतलब हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, सिंपल। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये सारी जो एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से आगे भी हम मल्टीपल वीडियोस लेके आएंगे। हर एक सेक्शन वाइज जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, ईयर वाइज डिस्कस किए जाएंगे। तो फ्यूचर वीडियोस के लिए
आप निम्बस IAS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।